जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 10 सोशल स्टैग्नेशन के बारे में। सोशल स्टैग्नेशन पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर नंबर 10 सोशल स्टैग्नेशन में बाबा साहब जितने भी सोशल इविल्स हैं उनके बारे में लिखते हैं और वो कंपेयर करते हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स में चाइल्ड मैरिजेस को। चाइल्ड मैरिज को वो यहाँ पे एक सोशल इविल बोलते हैं। और दोनों धर्मों में, हिंदूज़ हो गए मुस्लिम्स हो गए, इनमें चाइल्ड मैरिज के केसेस बताते हैं कि किस धर्म में कितने बार चाइल्ड मैरिज हुआ। और यहाँ पे और भी धर्म है जैसे जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियंस के बारे में भी बताया है, उनके भी चाइल्ड मैरिज बताए हैं कितने नंबर में हुए, लेकिन उनका मेन जो फोकस रहा है वो यहाँ पे हिंदूज़ और मुस्लिम्स में रहा है। वो यहाँ पे एक टेबल देते हैं जिसमें 15 साल के बच्चों के चाइल्ड मैरिज के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि जो 1881 में हिंदूज़ में 208 चाइल्ड मैरिज के केसेस हुए, चाइल्ड मैरिज हुए, और मुस्लिम्स में 153। 1891 में 193 और मुस्लिम्स में 141। 1901 में 186 हिंदूज़ में और 131 मुस्लिम्स में चाइल्ड मैरिजेस हुए। 1911 यानी 1911 में 184 हिंदूज़ में चाइल्ड मैरिज के केसेस हुए और मुस्लिम्स में 123। 1921 में 170 हिंदूज़ में और 111 मुस्लिम्स में। 1931 में 199 हिंदूज़ में और 186 मुस्लिम्स में। फिर नेक्स्ट पेज पे वो वुमेंस के पोजीशन के बारे में बताते हैं। लिखते हैं कि टेक द पोजीशन ऑफ वुमेन्स, इट इज़ इंसिस्टेड बाय मुस्लिम्स दैट द लीगल राइट्स गिवन टू द मुस्लिम वुमेन इंश्योर देम अ ग्रेट मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस देन दैट अलाउड टू द ईस्टर्न वुमेन। कहते हैं कि जो कुछ मुस्लिम्स हैं वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि मुस्लिम की वुमेन जो हैं उनके पास काफ़ी सारे राइट्स हैं अपने इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, अपने स्वतंत्रता को इंश्योर करने के लिए, अगर वो कंपेयर करें दूसरे ईस्टर्न वुमेन्स के साथ। मतलब इसका हुआ कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं, मुस्लिम्स कहते हैं मुस्लिम वुमेन्स के पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस है दूसरे वुमेन्स, दूसरे धर्म या दूसरे सोसाइटी की वुमेन्स के अनुसार। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, फर्स्टली इट इज़ सेड द मुस्लिम लॉ डज नॉट फिक्स एनी एज फॉर मैरिज एंड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अ गर्ल टू मैरी एनी टाइम। कहते हैं कि मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लॉज हैं उसमें कोई भी मैरिज एज जो है मुस्लिम वुमेन के लिए नहीं डिसाइड किया गया है और वो किसी भी टाइम मैरिज कर सकती है। अ मुस्लिम गर्ल इज़ गिवन इन मैरिज इन चाइल्डहुड हैज़ द पावर टू रिपुडिएट हर मैरिज ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी। कहते हैं कि जो अगर मुस्लिम वुमेन या मुस्लिम गर्ल की मैरिज उसके चाइल्डहुड एज में हो रही है तो उसके पास पावर है, उसके पास राइट है कि वो इसको नामंजूर कर सके, शादी को नामंजूर भी कर सकती है। सेकेंडली इट इज़ हेल्ड आउट दैट मैरिज अमंग द मुसलमान्स इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि जो शादी है, जो मैरिज है मुस्लिम्स में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट द हस्बैंड हैज़ राइट टू डाइवोर्स हिज वाइफ। इट इज़ क्लेम्ड दैट वाइफ अंडर द मुस्लिम लॉ कैन एट the time of marriage or even thereafter in some cases enter into the contract by which the same she may under circumstances obtain a divorce। कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मुस्लिम लॉज में, मैरिज लॉ में, उसमें क्या है, जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है और वहीं दूसरी तरफ वुमेन को भी सेम राइट जो है मिल रखा है कि वुमेन जो है, जो वाइफ है, वो भी अपने हस्बैंड को मैरिज के दौरान, मैरिज के बाद भी डाइवोर्स देने का अधिकार उसके पास है। तीसरी बात कहते हैं, थर्डली द मोहम्मदन लॉ रिक्वायर्स दैट अ वाइफ कैन क्लेम फ्रॉम हर हस्बैंड बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सरेंडर ऑफ हर पर्सन अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी नो एज हर डोवर। The dower may be fixed even after marriage and if no amount is fixed, the wife is entitled to proper dower। कहते हैं कि जो लॉज हैं, मुस्लिम लॉ हैं, उसमें वाइफ जो है अपने हस्बैंड पर क्लेम करके उससे कोई प्रॉपर्टी ले सकती है डाइवोर्स के बाद, या उससे जो है किसी प्रकार से अमाउंट ऑफ मनी ले सकती है। ठीक है। फिर आगे वो लिखते हैं, ग्रांटिंग ऑल दीज प्रोविजंस ऑफ लॉ इन हर फेवर द मुस्लिम वीमेंस इज द मोस्ट हेल्पलेस पर्सन इन द वर्ल्ड टू कोट एन इजिप्शियन मुस्लिम लीडर।
यहाँ पे कोट करते हुए पहले एक बात बोलते हैं जिसमें कहते हैं कि इतने सारे राइट्स, इतने सारे प्रोविज़न लॉ में, जो मुस्लिम लॉज में वीमेन को दिया गया है, फिर भी उसके बाद भी जो मुस्लिम वीमेंस हैं वो दुनिया की सबसे हेल्पलेस लोग हैं। यहाँ पे कहते हैं कि इतने सारे नियम हैं इस्लाम के रूल्स, इस्लाम लॉ में वुमेन्स को जो राइट्स प्रदान है, राइट्स जो मिले हैं, उसको जो अधिकार मिले हैं वुमेन को, लड़की को, उसके बावजूद भी कोई भी लड़की जो है उस करेज नहीं कर पाती है कि वो अपनी मैरिज को नामंजूर करे। जब उसके बिना इजाज़त के जब मैरिज होती है तभी भी कोई भी लड़की करेज नहीं कर पाती है कि वो उस मैरिज को, उस शादी को नामंजूर कर सके। नो मुस्लिम वाइफ विल थिंक इट प्रॉपर टू हैव क्लॉज एंटर्ड इनटू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स रिजर्विंग हर राइट ऑफ डाइवोर्स। और कोई भी मुस्लिम वीमेंस जो हैं अपने राइट, जो उनको राइट प्रदान है डाइवोर्स का, इस पर भी प्रॉपर सोचती नहीं है। अब ये बात तो होगी मैरिज की कि किस तरीके से जो लॉज हैं, जो वुमेंस को, मुस्लिम वुमेंस को जो लॉज मिल रखे हैं, उनके बावजूद भी वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। वो इतने सारे जो नियम और अधिकार उनको मिल रखे हैं मुस्लिम वुमेंस को इस्लाम लॉ में, उसके बावजूद भी वो अपने अधिकारों से और इन सारे कानूनों से वंचित हैं। और अपनी इच्छा ना होते हुए भी वो किसी भी एज पे उनको शादी करना पड़ता है, अगर उनके घर वाले उनको फोर्स करते हैं तो। वो फिर बाबा साहब अम्बेडकर पर्दा सिस्टम के बारे में बात करते हुए लिखते हैं, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पर्दा सिस्टम अ सेग्रीगेशन ऑफ द मुस्लिम वुमेन इज ब्रॉट अबाउट। द लेडीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विजिट आउटर रूम्स, वरामदास और गार्डन्स, देयर क्वार्टर्स आर इन द बैकयार्ड। कहते हैं कि पर्दा सिस्टम के बारे में बताते हैं कि जो लेडीज़ हैं, जो मुस्लिम वीमेंस हैं, वो बाहर के कमरों में नहीं जा सकती, वरामदाज और गार्डन्स में नहीं जा सकती हैं, और उनके जो क्वार्टर्स हैं वो बैक यार्ड में बने होते हैं। ऑल ऑफ देम यंग एंड ओल्ड आर कन्फाइंड इन द सेम रूम। सारे लोग जो है, सारी वुमेन्स को कुछ रूम्स हैं, सेम रूम्स में उनको रहना पड़ता है। नो मेल सर्वेंट कैन वर्क इन देयर प्रेजेंस। और अगर वहाँ पे वुमेन्स मौजूद हैं, मुस्लिम वुमेन्स मौजूद हैं, तो कोई भी नौकर या कोई भी सर्वेंट उनके प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता है किसी प्रकार का। अब वुमेन इज़ अलाउड टू सी ओनली हर सन, ब्रदर, फादर, अंकल्स एंड हस्बैंड। और जो वुमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको सिर्फ परमिशन है कि वो अपने बच्चों को देख सकें, अपने बच्चों को देख सकें, अपने भाइयों को देख सकें, फादर को देख सकें, अंकल को देख सकें, हस्बैंड को देख सकें, और एनी अदर नियर रिलेशन हु मे एडमिटेड अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। और कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार को से मिलने का या उनको देखने की इजाज़त है महिलाओं को जो काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी भरोसेमंद रिलेटिव है। यहाँ पर पर्दा सिस्टम के बारे में लिखते हुए ये कहते हैं, शी कैन नॉट गो इवन टू द मॉस्क्यू टू प्रे एंड मस्ट वियर बुर्का वेल। कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मस्जिदों में नहीं जा सकती प्रेयर करने के लिए, और वो हमेशा बुर्का पहन करके उनको रहना पड़ता है। सच सेक्युलरिज्म कैन नॉट बट हैव इट्स डिटोरिएटिंग इफेक्ट अपॉन द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम वीमेन। फिर कहते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं कि जो बुर्का है, जो वेल जो उनको पहनना पड़ता है, उससे किस प्रकार से फिजिकली वो अफेक्ट होती हैं, किस प्रकार से उनको कुछ बीमारियाँ होती हैं, किस प्रकार से वो फिजिकली उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अफेक्ट करता है। दे आर यूजली विक्टम्स ऑफ एनीमिया। उनको इन सब मतलब हर वक्त पर, ये बात है 1947 की, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम की ऐसी कोई बात हम नहीं करें, ये हम बात करें उस टाइम की जब बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे और उन्होंने ये किताब लिखी थी। 1947 या 1940s के आसपास की ये बात है। तो वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, मुस्लिम वुमेन्स हैं, वो हर वक्त जो पर्दा सिस्टम में रहती हैं, हर वक्त बुर्का पहन के, या जो हर वक्त पर्दा में रहती हैं, उसकी वजह से उनको अनीमिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होता है, उनको पायरिया भी हो जाती है। दियर बॉडीज आर डिफॉर्म्ड। उनकी बॉडी का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब अलग थलग शेप हो जाना, प्रॉपर वे में एक शेप ना होना, ठीक है। रिब्स, जॉइंट्स एंड नियरली ऑल दी बोन पेन, और उनको हड्डियों का दर्द होता है। इन सब पर्दा सिस्टम की वजह से उनको ये सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट डिजीज़ भी उनको हो जाती है इसी के कारण। इज़ वेरी ऑफ्टन प्रेजेंट इन देम। द रिजल्ट ऑफ द पेल्विक डिफॉर्मिटीज इज़ अनटाइमली डेथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और उनको इस पर्दा सिस्टम की वजह से पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ मतलब
पेट से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम होती है उनको पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ शायद कहते हैं, तो पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ उनको होती हैं और डिलीवरी के टाइम पे उनको डेथ का भी सामना करना पड़ता है, मतलब उनको उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना खतरनाक है पर्दा सिस्टम, जिसके बारे में ये बाबा साहब बात करते हैं। आउटडोर एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं ले पाती हैं, आउटडोर एक्टिविटी से वो अलग थलग पड़ जाती हैं मुस्लिम वुमेन्स। दे हैव नो डिज़ायर फॉर नॉलेज, और नॉलेज के लिए उनके पास कोई भी इच्छा नहीं रहती है। बिकॉज दे आर टॉट नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन एनी थिंग आउटसाइड द फोर वॉल्स द हाउस, क्योंकि उनको हमेशा से ये बताया गया है कि जो चार दीवारी हैं उनके बाहर उनको सोचने के लिए मना किया गया है। ठीक है, उनको जो घर की चार दीवारियां हैं उनके बाहर सोचने से उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये बात यहाँ पर कहते हैं। पर्दा सिस्टम है वो जो मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी जो है डीपली रूटेड है, मतलब अंदर तक वो जो है पर्दा, क्योंकि जो मुस्लिम्स उस टाइम पे जो मुस्लिम्स हुआ करते थे वो पर्दा सिस्टम को रिलीजन से रिलेट करा करते थे कि पर्दा सिस्टम रिलीजन का एक पार्ट है, और वो किसी भी प्रकार का जो मतभेद होता था इससे रिलेटेड या जो कोई भी पर्दा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता था वो उसके खिलाफ हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पर्दा सिस्टम उनके रिलीजन का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं जो पर्दा सिस्टम है वो डीपली रूटेड है मुस्लिम्स में। ठीक है, पर्दा सिस्टम की वजह से ही जो मुस्लिम वीमेंस है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो काफ़ी सोशली जो है वीक है। जो मुस्लिम वीमेंस हैं या पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरी मुस्लिम सभ्यता है, वो सोशली और पॉलिटिकली जो है दूसरों के मुकाबले काफ़ी पीछे रह गए हैं पर्दा सिस्टम की वजह से। ठीक है, द मुस्लिम्स हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एज सच, देयर प्रीडोमिनेंट इंटरेस्ट इज रिलीजन। कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि उनका जो प्रीडोमिनेंट इंटरेस्ट है, उनका जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो उनका रिलीजन ही है। जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से एग्री रहते हैं जो आकर के ये कहते हैं कि वो मॉस्को के मस्जिद के जो लैम्प्स हैं उनको चेंज कर देंगे क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, उनके कारपेट्स को चेंज करेंगे क्योंकि वो फट चुके हैं, और जो भी कैंडिडेट आकर के उनके रिलीजन से रिलेटेड बताएगा कि हम उनके रिलीजन को सुधारेंगे, उनके मॉस्कोस को, उनको रिलीजियस प्लेसेस को हम ठीक करेंगे, उन्हीं को वो जो है वोट देंगे और उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसको वो सपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं जो आकर के उनके लिए साइंटिफिक बातें करता है। और यहाँ पर आगे सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें ये लिखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो साइंस को पूरी तरीके से नामंजूर करते हैं। उस टाइम की बात है 1940s के आसपास की, कि मुस्लिम्स जो हैं वो साइंटिफिक बातों को पूरी तरीके से नामंजूर करते हैं और साइंटिफिक जितने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट है उसको बेबुनियाद साबित करते हैं, और उनका मानना है ये सारी चीज़ें बेकार हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो है, सबसे ठीक है, वो है रिलीजन, क्योंकि उनके पर्टिकुलर गॉड ने ये सब कुछ क्रिएट किया है। बाकी एक्सपेरिमेंट्स और जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, जो एक साइंटिफिक लॉज हैं, उनके अनुसार दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलाने वाला कोई सुपीरियर बैठा हुआ है। तो इसलिए जो मुस्लिम्स हैं वो इन सारी बातों को नामंजूर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पे साइंटिफिक बेस्ड चीज़ों को नामंजूर करते हैं और रिलीजियस बातों को आगे लेकर के जाते हैं। और इसी वजह से पर्दा सिस्टम से और साइंटिफिक बातों को ना मानने की वजह से आज मुस्लिम्स जो हैं बुरी तरीके से दूसरे कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के मुकाबले काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स और अदर जगहों पे, लाइक एजुकेशन वगैरह हो गया। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।